साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन की तरफ बढ़ते हैं। सातत्यपूर्ण जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार जाना सही अर्थ में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी का आनुषंगिक परिणाम है। यह ऐसा कर है जो सभी के ऊपर पड़ता है। एक तरफ देश की 70% जनता अपने कमाए रुपयों का 90% भाग जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी में खर्च करते हैं, तो अमीर लोग अपने पास का अतिरिक्त पैसा लग्जरी कार, महंगी वस्तुएं और सेवाएं, रियल एस्टेट, विमान, प्रवास में लुटवाते हैं। अर्थात बढ़ते जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों का असर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अत्यधिक पड़ता है, तो दूसरी तरफ लग्जरी वस्तुओं को खरीदना गरीबों के आवकों में भी नहीं होता है। वास्तव में बढ़ता जीएसटी कलेक्शन बहुसंख्यकों को जीवनावश्यक वस्तुएं खरीदी करने में ही अपना सारा उत्पन्न खर्चा कराने में बाध्य कराता है, तो अमीरों के जिंदगी मत्ता या प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। यही इसका सार्थक निष्कर्ष है। भारत की 2021-22 में व्यापार तूट 191.1 अब्ज डॉलर थी। वह 2022 के अप्रैल से नवंबर इस 8 महीने में ही 198.2 अब्ज डॉलर पर पहुंच गई है। आर्थिक वर्ष खत्म होने में अभी भी 5 महीने शेष है। परिणामतः चालू खाते की टूट उन्हें 3.5% होने का अनुमान है। CMI सेंट्रल मॉनिटरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 29 दिसंबर 2022 के सर्वे अनुसार बेरोजगारी का दर 8.4% है, तो शहरी बेरोजगारी 10% पर गई है। हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी का सर्वाधिक दर है, तो राजस्थान में 28.5%, दिल्ली 20.8%, बिहार 19.1%, झारखंड 18% बेरोजगारी का दर है। सबसे कम बेरोजगारी उड़ीसा राज्य में है, यहां बेरोजगारी का दर 0.9% है। इस बढ़ते बेरोजगारी का अर्थ बड़े क्षेत्रों में रोजगार की संधियां सिकुड़ना है। महंगाई से बांधकाम, अभियांत्रिकी, सेवा क्षेत्र के व्यवहार निम्न स्तर पर आना है। ग्राहकों की तरफ से मांग घटाई जा रही है, ऐसा है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अनुसार 2023 में जागतिक बढ़ोतरी का उद्दिष्ट 2.2% रहेगा। वह 2022 में 3.1% था। अर्थात विश्व में वस्तु और सेवाओं का उठाव कम रहेगा, जबकि अपने पास अभी बेरोजगारी का दर सर्वाधिक है। वह आगे इस जागतिक अंदाज के कयासानुसार बढ़ता ही रहेगा क्या? यह भयंकर सवाल खड़ा हो रहा है। केंद्रीय करों एवं जीएसटी में का हिस्सा सूत्र निर्धारण द्वारा राज्यों को देना अनिवार्य होता है, किंतु अधिभार सेवा कर पर केंद्र की पूर्णतः मलकियत होती है। इसका हिसाब अंदाज पत्रक में देना बंधनकारक भी नहीं होता है। यह अधिभार 2011-12 में 8% था। 2021-22 में इसमें 3 गुना बढ़ोतरी होकर यह 25.1% पर गया। अब है 28.1%। यानी केंद्र की तिजोरी में कुल जमा महसूल की 1/3 यानी 34% निधि या पैसा राज्य को केंद्र को देना ही नहीं पड़ता। इसका सरल अर्थ यह है कि अपने ही वित्तीय गरज की परिपूर्ति के लिए केंद्र को अधिभार करों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसमें भी केंद्र राज्यों को जीएसटी देता ही नहीं या देने में कुचराई करता है। तो इस बात से हम केंद्र की हालत की थोड़ी जानकारी अपने को आती है। क्या राज्यों की हालत भी वैसी ही है? अपने
अख्तियारियत में आने वाली रिक्त जगह केंद्र भर नहीं रहा और झारखंड में जाकर माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं नौकरियां नहीं दे रहे तो सत्ता खाली करो। उनका कहना हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। कंपनियां आईपीओ के द्वारा पूंजियां जुटाकर अपना विस्तार कराती है। कंपनियां आईपीओ के माध्यम से तभी पूंजियां जुटाती है जब इस निवेश से नया उत्पादन क्षमता तैयार होने वाला पूरक वातावरण हो, बड़े मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उठाव हो, नफा कमाने की संभावना हो, तभी कंपनियां आईपीओ के द्वारा पूंजी जुटाती है। 2022 में 40 कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से 59,400 करोड़ रुपए जुटाए। इनमें से 20,000 करोड़ रुपए अकेले एलआईसी के हैं। बाकी 39 कंपनियों ने जुटाए केवल 39,400 करोड़ रुपए। इससे क्या कंपनियों को अपना माल बेचा जाएगा क्या, इसका खतरा तो नहीं? क्या वास्तव में लोगों की खरीदारी कम हुई है? नोटबंदी का फैसला 4 विरुद्ध 1 मत से वैध हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नोटबंदी कार्यकारी यंत्रणा का आर्थिक धुरन था, उसको फिराना अशक्य है। उसको फिराना माने धोरणात्मक निर्णय पर गदा लाने जैसा है। प्रशासकीय एवं तांत्रिक मुद्दे पर यह निर्णय वैध माना गया है। वही माननीय जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी को अवैध माना है। उनके अनुसार आरबीआई ने खुद की अकल इस्तेमाल न करते 24 घंटों में यह निर्णय लिया है। यह निर्णय अध्यादेश द्वारा लिया गया, जबकि वह कानून के द्वारा सम्मत होना चाहिए था। संसद को विचार में न लेते हुए यह निर्णय हुआ है। इस पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा, नोटबंदी के समय 700 मौतें हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन? यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अपने राज्य में लाया है, तो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री निवेश लाने के लिए दावोस जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के उद्योगों की यह अवहेलना नहीं है तो और क्या है? विदेश की 500 नामांकित या जागतिक क्रमवारी में अव्वल विद्यापीठों के लिए भारत में रास्ते खुल चुके हैं। ध्यातव्य रहे, इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण की सुविधाएं नहीं होगी। अपने बल्ले से धुआंधार रन लाने वाले उभरते निखारते बैट्समैन सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के वजह से हमने श्रीलंका के ऊपर शानदार विजय मिलाई है। न्यायाधीशों के नियुक्ति में काले मर्यादा का होगा पालन, सरकार द्वारा स्पष्ट। एयर इंडिया में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाला शंकर मिश्रा पकड़ा गया। हल्द्वानी में 4,000 घर नहीं टूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे। मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार निर्माण हुआ विशेष पुलिस आयुक्त पद। इससे सत्ता में 2 समांतर व्यवस्थाएं लागू होने की अनेकों ने की शंका व्यक्त। बॉम्बे बॉम्ब स्फोट का मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित की दोष मुक्ति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। इस सप्ताह की ध्यान खींचने वाली खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के कार्यक्रमों में सत्ताधारियों के द्वारा पीठ दिखाने पर भी शौर्य दिन मनाने के लिए भीम जनसागर उमड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा की विदेशी मीडिया ने दखल लेते हुए कहा है कि इस यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी की विनम्र प्रतिभा एवं बेहद तेज तर्रार बुद्धिवादी स्वरूप विश्व के सामने आया है। महिला विज्ञान कांग्रेस की उद्घाटक बीज माता राहीबाई पोखरे जी अपना संबोधन कर रही थी, तो उन्होंने माननीय मोदी जी के विरोध में कुछ शब्द कह दिए, तो उनको अपना संबोधन रुकाने के लिए कहा गया। यही नहीं, उनका माइक भी बंद किया गया। क्या यह अभिव्यक्ति का
गला घोटना नहीं है तो और क्या है? केंद्र के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होकर अधिवेशन काल में सदस्यों को बोलने नहीं देना, शोर शराबे में बिना चर्चा के अपने अपने को चाहिए जैसे विधेयक मंजूर करवाना, ऐसी बेबंदशाही, धाकटपटशाही केंद्र ने आखी है, ऐसा घणाघात माननीय शरद पवार जी ने किया है। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समन संघ, यवतमाळ, महाराष्ट्र।